Good morning, guys. How are you? I hope all of yours Diwali went really good. Just a second. ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने जो चैप्टर फिनिश किया था उसका एक रिवीजन अपन ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लेंगे. सो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक से विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. राइट, we'll wait for 1 minute, let people join and then we'll start. Okay, ठीक है, we'll start. So the topic is key government institutions. इसका अगर एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आप लोगों को दूं तो इट्स बेसिकली अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, राइट, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या लेती है, इनिशिएटिव्स लेती है. अपन ने पढ़े थे मेक इन इंडिया था, उसमें से एक स्टैंड अप इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था, ठीक है, स्किल इंडिया था. बहुत सारे इनिशिएटिव्स अपन ने वहां देखे जिनका सोल पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है. ठीक है, गवर्नमेंट इज कंसर्न दैट पीपल शुड टेक इनिशिएटिव फॉर स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर, स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, राइट. सो उस चीज के इनिशिएटिव्स बनने से कुछ नहीं होगा, राइट. इनिशिएटिव्स तो बना लिए बट इनिशिएटिव्स कुछ ऐसी अथॉरिटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, जो आगे जाके उन इनिशिएटिव्स को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि यार इनिशिएटिव्स तो हमने पास्ट में बना लिए बट क्या उन इनिशिएटिव्स को पूरा उस तरीके से किया जा रहा है जैसे कि प्लान किया गया था, राइट. एज पर प्लानिंग क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं या नहीं. तो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा लाइक कंपनीज को रजिस्टर होना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर, राइट. तो कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी कंपनी को अगर रजिस्टर करवाना है, से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, ठीक है, तो तुम रजिस्टर करवाओगे एंड कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद वो कौन होगा जो इंश्योर करेगा कि कंपनीज जो हैं एज पर कंप्लायंस अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं या नहीं. तो उसके लिए ना कुछ बॉडी बनाई गई है, उस बॉडी का नाम है MCA, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट. तो ये बॉडी क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि कंपनी जो कि रजिस्टर हुई थी किसी पर्पस के लिए, किसी वर्क के लिए या किसी बिजनेस के लिए, चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, तो क्या वो स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट के लॉस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी एक्टिविटीज कर रही है या नहीं कर रही है एज पर प्रॉमिसेस जो उस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के टाइम किए थे कि हमें XYZ बिजनेस के, XYZ लिमिटेड के अंदर ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है, ठीक है. तो वो बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो MCA क्या करता है, उस बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जो कंपनीज को रेगुलेट करती है ताकि कंपनीज क्या कर सके, अपनी एक्टिविटीज को, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को एज पर लॉ कर सकें, ठीक है, लॉ को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करें, ठीक है. उसको रेगुलेट करने के लिए MCA को बनाया गया. तो ऐसे ही अपन डिफरेंट अथॉरिटीज देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, बॉडीज देखेंगे जिनको बनाने का सोल पर्पस है कि जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, उन इनिशिएटिव्स को क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए, राइट. तो ऐसे ही जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है उससे अपन स्टार्ट करते हैं
जिसका नाम है क्या, नीति आयोग। तो नीति से आप क्या समझते हैं, नीति इज नथिंग बट अ प्लानिंग, ठीक है, नीति इज प्लानिंग, आयोग इज कमीशन। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे तो नीति आयोग का मतलब है एक प्लानिंग कमीशन। क्या करता है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ये इंश्योर करता है कि जिस जिस सेक्टर में जो जो चीजें हो रही हैं उनको किस तरीके से प्लान किया जाए ताकि आगे जाके उनको किस लेवल पे ले जाया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाया जा सके। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे समझेंगे, नीति आयोग इज नथिंग बट नीति आयोग इज नथिंग बट अ प्लानिंग कमीशन। आप इसको इस चीज से समझिए जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव अपन एक एक करके देखेंगे। बट अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर वन वर्ड में समझना चाहो तो ये होता है कि जिस जिस सेक्टर में प्लानिंग हो रही है उसका अल्टीमेट एम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी, अगर आप जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर एफर्ट्स डालने के बाद एट दी एंड गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो सारे एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम्स रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है, चाहे कैपिटल फॉर्म में या ह्यूमन रिसोर्स फॉर्म में हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन इंस्टीट्यूशंस को बनाती है। अभी नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ अ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, sectors and strategies with the active involvement of states। अभी सी अपन को पता है कि गवर्नमेंट जो होती है किस हिसाब से वर्क करती है, एक सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है और एक स्टेट लेवल पे वर्क करती है, राइट। तो ये कह रहा है जो भी सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जो भी विजन, जो भी प्लानिंग की जाती है सेंट्रल लेवल पे, नीति आयोग क्या करता है, उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग हो रही है, चाहे वो सेक्टर्स के लिए हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए हो रही है, जो भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उनको क्या कर सके, हर स्टेट्स तक पहुंचाया जा सके और उन स्टेट्स को क्या किया जा सके, एक्टिव किया जा सके, ताकि वो भी उस प्लानिंग में क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स and mechanisms with the states on a continuous basis, recognizing that states make a strong nation। Very true। foster का मतलब है बढ़ाना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कॉपरेशन बढ़ा रहे हो। कहाँ बढ़ा रहे हो कॉपरेशन, जैसे अब एक कंट्री, अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी सेंट्रल लेवल पे अगर कोई चीज डिसाइड हो रही है तो क्या वो पॉसिबल है स्टेट्स के बिना हो जाए। अगर सेंट्रली आप किसी चीज का कंप्लायंस करवा सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री, जो आपका इंडिया कंट्री का एग्जांपल लिया है, अगर सेंट्रल लेवल पे आपने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करी, राइट, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको कॉपरेशन की जरूरत होगी। किसके कॉपरेशन की जरूरत होगी, फॉर द इंटायर इंडिया, इंटायर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का कॉपरेशन की नीड आपको होगी। तो उन स्टेट्स के साथ कॉपरेट होके चल सके, नीति आयोग इंश्योर करता है कि हर स्टेट के बीच में क्या है, रिक्वायर्ड कॉपरेशन है, ताकि क्या हो सके, जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, इट इज अ वाइस वर्सा कि अगर स्टेट लेवल पे हो रहा है तो भी या सेंट्रल लेवल पे भी कोई चीज पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही है, इनका स्मूथ वे में इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए क्या होता है, हर स्टेट के बीच में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है और इस कॉपरेशन के लिए क्या करता है, नीति आयोग इंश्योर करता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन है, ठीक है, सारी चीजें, सारा नीडेड सपोर्ट क्या करता है, नीति आयोग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, to develop mechanisms to formulate credible plans at village level and aggregate these progressively at higher level of government। ठीक है,
ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हम क्या बना सकें, क्रेडिबल प्लान्स बना सके। क्या होते हैं क्रेडिबल प्लान्स? ऐसे प्लान्स जिन पे क्या किया जा सके, भरोसा किया जा सके, विश्वास किया जा सके, और जो कि सिर्फ आज के लिए नहीं हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप उन प्लान्स पे क्या कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। ऐसे प्लान्स बनाने हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। अगर ऐसे प्लान विलेज लेवल पे बन सकते हैं तो आप देन उसको हायर लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब अगर छोटे लेवल पे आपने कोई प्लानिंग की है और वो प्लानिंग क्या हो रही है, आपकी सक्सेसफुल हो रही है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं हायर लेवल प्लानिंग के साथ। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि आपको ऐसे मैकेनिज्म्स, ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म बनाने हैं जिससे क्रेडिबल प्लान्स बना सकें, जहाँ की सिर्फ विलेज लेवल पे ही नहीं हो, उनको आगे जाके क्या गवर्नमेंट के हायर लेवल्स के साथ क्या किया जा सके, प्रोग्रेसिवली मर्ज किया जा सके, राइट? ठीक है। नेक्स्ट इज to ensure on areas that are specifically referred to it that the interest of national securities are incorporated in the economic strategy and policy। सिंपल सा है यार, अगर इकोनॉमी के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, सेफगार्ड होना चाहिए। उस चीज को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज या कोई भी पॉलिसी आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडुकेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्या बोल रहा है ये? जस्ट अ सेकेंड। Really sorry for the interruption, guys. Just a second, we'll start. ठीक है, so where were we? We were saying to pay special attention to the sections of our society that may be at a risk of not benefiting adequately from economic progress. See, ऐसे सेक्शंस, अपनी कम्युनिटी के ऐसे सेक्शंस जिनको अगर इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है, इकोनॉमी अगर प्रोग्रेस कर रही है तो उसका बेनिफिट क्या है, नहीं मिल पाता है, ठीक है। उन बेनिफिट्स के हित में सोचने के लिए, उनके लिए सोचने के लिए भी क्या करता है नीति आयोग, नेसेसरी एफर्ट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बैकवर्ड सेक्टर्स के लिए, बैकवर्ड रीजन्स के लिए, रूरल एरियाज के लिए, विलेजर्स के लिए, वहां पे वो क्या करता है, स्टेप्स लेता है। अभी अगर आप ऐसे वीकर सेक्शंस की बात करें, अपन एक एग्जांपल लेते हैं
आपने देखा होगा, लाइक एवरीबडी इज अवेयर कि अगर आप थोड़ा सा अर्बन एरिया से निकल के रूरल एरिया के टूवर्ड्स जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे देखेंगे द ओनली थिंग जिसके ऊपर लोग डिपेंड होते हैं विच इज एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर के वहां अलावा कोई भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम विलेजर्स के पास नहीं होती है, राइट। एग्रीकल्चर ले लीजिए या छोटा मोटा कोई भी काम वो लोग करके उसी एरिया में क्या करते हैं, रहते हैं। बट नीति आयोग क्या करता है कि यार ये जो बैकवर्ड सेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, उसके लिए भी क्या करता है, प्लानिंग करता है, राइट। नेक्स्ट इज to design strategic and long-term policy program, frameworks and initiatives and monitor their progress and efficacy. सिंपल सी चीज है यार, जो भी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम ले रही है, उनकी प्रोग्रेस को क्या करता है, नीति आयोग मॉनिटर करता है। ये देखता है कि यार इनिशिएटिव्स तो बन गए, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनिशिएटिव्स तो क्या हुआ, बना लिए इनिशिएटिव्स, बट क्या वो इनिशिएटिव्स जिस हिसाब से उनको बनाया गया था वो नीड्स को क्या वो फुलफिल कर रहे हैं, इस चीज को मॉनिटर करता है नीति आयोग। एंड एफिकेसी मतलब क्या वो इनिशिएटिव्स एफिशिएंट थे या नहीं थे, मतलब उनकी प्रोग्रेस प्लस उसकी एफिशिएंसी दोनों चीजों को मॉनिटर करता है कौन, नीति आयोग। The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections. मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने मॉनिटरिंग किया, ठीक है, मिड मॉनिटरिंग भी करते हैं, ठीक है, कि मतलब अभी आपका पॉलिसी प्रोग्रेस में है, काम चालू है, एंड आप मिड ऑफ द प्रोजेक्ट के बीच में आप क्या कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि यार हमने जो पॉलिसी बनाई थी, राइट, वो पॉलिसी एज पर द नीडेड रिक्वायरमेंट क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे करेंगे आप ये चीज, ये आप फीडबैक लेके, जहां पे भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे है, वहां के लोगों से आप क्या गैदर करेंगे, फीडबैक लेंगे, और उन फीडबैक के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि क्या वो पॉलिसी एज नीडेड ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, या अगर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो चेंजेस मिड लेवल पे किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, राइट। ठीक है, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। सी, अभी ये बोल रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने बोला लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स मीन्स जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करता है नीति आयोग, एडवाइस प्रोवाइड करता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। अभी किससे रिलेटेड हो, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स, लाइक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, तो इन सारी चीजों में क्या करता है नीति आयोग, एडवाइस प्रोवाइड करता है, राइट, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर्स। सिंपल सी चीज है, जो लास्ट पॉइंट में अपन ने देखा, जो भी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं उनके बीच में नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए जो भी ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इनके बीच में क्या करता है, कोऑपरेशन फॉस्टर करता है, ताकि ये लोग जब तक क्या नहीं करेंगे, कॉपरेट होके एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो नीति आयोग क्या करता है, ये कॉपरेशन के लिए क्या करता है, नेसेसरी एंड नीडेड सपोर्ट लेता है और इंश्योर करता है कि एट द एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम को क्या मिले, सपोर्ट मिले, ताकि जो हमारा अल्टीमेट एम है, क्या है हमारा अल्टीमेट एम इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक का, कि इकोनॉमी को बेनिफिट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज
to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of development agenda. ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे क्या अलग अलग सेक्टर्स में इंटरसेक्टोरल बोल लो या इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज जो होते हैं उन इश्यूज को क्या करता है, रिजॉल्व करवाने का. ठीक है, दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई भी क्वेरल चल रहा है, लाइक सपोज आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या आप आपके एंड प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? किसी का भी उस चीज में बेनिफिट नहीं है. तो नीति आयोग ये इंश्योर करता है कि जो इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है, राइट? ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, to maintain a state of art resource center be a repository of research on good governance and best practices and sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stakeholders. ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिसर्च करके, ठीक है, या नीति आयोग टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो रिसर्च कर रही है उसके लिए क्या कर रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट को क्या करवा रही है, प्रोवाइड करवा रही है. अब ये प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने बनाई और कल ये जो है पॉलिसी जो है पर्टिकुलरली आप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है या XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चल सके. ऐसा नहीं हो कि प्लानिंग के टाइम पे भी काफी एफर्ट्स लगे थे एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है, राइट? और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो. इक्विटेबल का मतलब अपन ने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इक्विटेबल इज नथिंग बट जिसका जितना हक है. ठीक है, जिस सेक्टर में जितना भी डेवलपमेंट होना है उतना डेवलपमेंट हो सके और स्टेक होल्डर्स के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके. ये सारी चीजें क्या करता है, नीति आयोग करता है. सी अभी ऊपर से अभी तक जितने भी ये पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं सारे नीचे तक, राइट, इन पॉइंट्स का एक ही एम है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए. उस डेवलपमेंट के लिए जितनी भी प्लानिंग करनी है, नीडेड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, चाहे फाइनेंशियल फॉर्म में या कि नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में, वो सारी चीजें कौन करता है, नीति आयोग करता है, राइट? तो लास्ट दो तीन पॉइंट्स और हैं, ये देख लेते हैं. टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन the probability of success and delivery of scope of delivery. See, यहाँ पे ये घुमा फिरा के वही बातें बोल रहा है कि यार जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इनिशिएटिव्स आपने बनाए उसको मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो, ताकि जो एंड रिजल्ट हो वो क्या हो, सक्सेस के फॉर्म में सामने आए, राइट? मतलब जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं सूनर और लेटर वो क्या हो, सक्सेस हो. ठीक है, next point is to focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives. सिंपल सी चीज है साहब, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी प्लानिंग आपने कर ली, ठीक है, बट आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं हो, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो क्या आज के इन्वायरमेंट में आप सस्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो नीति आयोग क्या करता है, नीडेड एफर्ट्स लेता है ताकि आप क्या हो, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहे हो, अपग्रेड हो रहे हो, राइट? लास्ट इज टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड ऑब्जेक्टिव्स मेंशन अबव. वही बात बोल रहा है घूम फिर के, द कंसर्न इज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स जो अपन ने अभी समझे इसको आप एक बार रीड करेंगे, राइट? इसको आपको सिर्फ समझना है. इनमें से आपसे कोई ऐसे डायरेक्ट MCQ नहीं आएगा कि क्या ये नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है. आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ समझना है और सिर्फ एक चीज समझनी है
कि ये जो भी चीजें बोल रहे हैं, ये रस्क क्या कह रहा है कि आप जितने भी इनिशिएटिव्स, ठीक है, जितने भी आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग उसके लिए प्लानिंग में भी हेल्प करता है, मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है, नीडेड गाइडेंस, एडवाइस, सपोर्ट नीति आयोग हर एक चीज प्रोवाइड करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि एंड रिजल्ट जो अल्टीमेट एम है इकोनॉमी का, इकोनॉमी के डेवलपमेंट का, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को मैंने आपको क्या बोला था, किससे आप इसको कंपेयर किए, कैसे समझिए, एक प्लानिंग कमीशन के फॉर्म में काम करता है नीति आयोग, राइट। नीति is developing itself as a state of art resource center with the necessary resources, knowledge and skill that will enable it to act with speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for government and deal with contingent issues। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है, कंटिजेंट इशू मीन टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जिन चेंजेस के बारे में आपको क्या था, नॉलेज नहीं था, या जो एकदम आपको मिटिगेटरी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या करता है, नीति आयोग काम करता है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, नीति आयोग्स इंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटी, गैमट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन हेड्स। अभी जैसे ऊपर अपन ने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसको आप नट शेल में अगर बात करना चाहें, क्रस्क में अगर समझना चाहें, तो ये 4 मेन हेड्स में क्या कर दिया है, उसको डिवाइड किया है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, अपन ने पहले ही देखा कि हमें क्या करना है, प्लानिंग में सपोर्ट करना है। प्लानिंग के टाइम पे आप करोगे, क्या करोगे, पॉलिसी बनाओगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे ताकि आप क्या कर सको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नीडेड एफर्ट्स ले सको, राइट। फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉस्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, बढ़ाना, किसी भी चीज को फॉस्टर करना, किसी भी चीज को बूस्ट करना। कोऑपरेटिव मींस कोऑपरेशन एंड फेडरलिज्म मींस सेंटर और स्टेट के बीच में नीडेड कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए नीति आयोग क्या करता है, नेसेसरी एफर्ट्स लेता है। थर्ड इज मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। अभी पॉलिसी बन गई, फ्रेमवर्क बन गए, प्रोग्राम्स बन गए, बट अगर उसको मॉनिटर करने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि विथ टाइम वो पॉलिसी एज अ सक्सेसफुल पॉलिसी में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। तो इसके लिए नीति आयोग क्या करता है, टाइम टू टाइम उस पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, इनिशिएटिव्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है एट द मिड ऑफ पॉलिसी। अगर इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कोई भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं, जो अपन ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, इन सब का भी क्या करता है, ख्याल रखता है नीति आयोग कि क्या मैं मिड ऑफ द पॉलिसी में नीडेड चेंजेस मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, इसके क्या रिस्क होंगे, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, राइट। लास्ट इज थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो अपन ने एक वो पॉइंट देखा था कि जो थिंक टैंक, ग्रुप ऑफ थिंक टैंक मीन्स एक्सपर्ट्स का ग्रुप, उन लोगों को क्या करता है, एडवाइस प्रोवाइड करवाता है। तो इट इज नथिंग बट, अपन ने जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, यहाँ पे नीचे उसको 4 मेन हेडिंग्स में बांट लिया गया, विच इज डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है साहब, ये द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति टू कैरी आउट इट्स मैंडेट। मीन्स इसकी जो मैंडेटरी चीजें हैं क्या क्या हैं, उसको ये लिस्ट में दे दिया, कौन कौन से वर्टिकल्स, कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से सेगमेंट्स में नीति काम करता है, कहाँ पे वो कॉपरेशन के लिए हेल्प करता है, कहाँ पे वो फ्रेमवर्क पॉलिसी डेवलप करता है, उसको ब्रॉडली इस लिस्ट में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो ये लिस्ट किस किस चीजों को इंक्लूड करती है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करता है, हेल्थ सेक्टर ले लो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ले लो, गवर्नमेंट एंड रिसर्च ले लो, HRD इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट आप आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, HR डिपार्टमेंट कंपनीज में होता है जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करता है, उनके बीच में कॉपरेशन के लिए काम करता है, राइट।
skill development and employment, rural development, sustainable development goals, energy, managing urbanization, industry, infrastructure, financial resources, natural resources and environment, science and technology, state coordination and decentralization planning, social justice and empowerment, land and water resources, data management and analysis, public-private partnership, project appraisal and management divisions, development monitoring and evaluation office, National Institute of Labor Economics Research and Development. सी इस चीज को आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सेक्टर्स हैं जहां पे नीति आयोग क्या करता है, ऑपरेट करता है, काम करता है, और इन सेक्टर्स के अंदर जो नीडेड एफर्ट्स चाहिए होते हैं उसमें क्या करता है नीति आयोग, एक तरह की हेल्प प्रोवाइड करवाता है. इसको आपको क्रैम नहीं करना है. नेचुरली अगर आपको जो भी टर्म्स याद रह सकें इट्स गुड, नहीं याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज कि हाँ ठीक है पर्टिकुलर सेगमेंट्स में काम करता है. बेसिक देख लीजिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, गवर्नमेंट एंड रिसर्च देख लीजिए. जो चीजें आपको याद इजी फॉर्म में रह सकती हैं. आपको ऐसा नहीं होगा कि बैठ के 23 सेक्टर्स की लिस्ट आपको याद करनी है, ऐसा अपन को नहीं करना है. सिर्फ एक बार रीड करना है, थोड़ा रीड करना है, एंड यू विल गेट अ क्लिक ऑफ इट इन एग्जाम, राइट. ठीक है. सो अभी अपन ने नीति आयोग किया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं. नीति आयोग इज नथिंग बट इट इज कंपेयर्ड टू जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट कंपेयर इट विद अ प्लानिंग कमीशन. एक ऐसा कमीशन जो अलग अलग सेक्टर में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, नीडेड एफर्ट्स लेता है, नीडेड प्लानिंग करता है, उसको मॉनिटर करता है, फेडरलिज्म प्रमोट करता है, एंड जो भी चीजें अपन ने ऊपर पढ़ी, मतलब जो भी चीजें हैं XYZ जो भी कहेंगे, एट दी एंड आके बात कहाँ पे रुक रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात रुक रही है, राइट. ठीक है. सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज 7. नाम से ही समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. सस्टेनेबल से क्या समझते हैं, ये वर्ड तो अब याद हो जाना चाहिए, इतनी बार देख लिया अपन ने कि सस्टेनेबल मीन्स जो लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ निभाए, जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ आगे जा सके. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन है अराउंड 140 करोड़ है, राइट. अगर अप्रोक्स आप समझें 140 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इसमें से अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, 20 करोड़ जो हैं वो लोग कौन हैं, जो लोग की ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड एज वाले लोग, एंड 20 करोड़ ही अगर आप ले लें तो ये लोग कौन हैं, चिल्ड्रंस, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स वाले जो लोग हैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं. तो ठीक है, अगर आपने ये 20 हटा दिया तो वी आर लेफ्ट विथ रेस्ट 100 करोड़. ये कौन है, इंडिया का यूथ है, राइट. तो ये 100 करोड़ लोग क्या काम कर रहे हैं, हर कोई एम्प्लॉयड है नहीं, बिकॉज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज कि इंडिया में जो एजुकेशन है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, पढ़ने के लिए क्या है, पैसा नहीं है, राइट. तो लोग पढ़े हुए नहीं हैं, जो पढ़े हुए हैं आधे लोग जॉब करते हैं, आधे लोग बिजनेस करते हैं, बट इसमें से भी अगर मेजॉरिटी आप निकालेंगे काउंट तो ऐसा होगा 60% लोग जो हैं दे आर व्हाट, दे आर अनएजुकेटेड. अनएजुकेटेड के साथ साथ इस 60% में मोर देन 80% आप देखेंगे जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं कर रहे हैं. तो जैसे सोचिए, जैसे आप और मैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, मैं काम कर रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मेरी ही तरह दूसरे जो लोग हैं, हर कोई लोग कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल के अगर काम करें तो अपनी इकोनॉमी क्या बूस्ट नहीं होगी, नेसेसरी होगी, राइट. तो उसके लिए ये एंटिटी बनाई गई, ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. मीन्स
ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना, ठीक है, जितने भी नीडेड एफर्ट्स हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए, उनको पढ़ाना लिखाना ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीजों को इंश्योर कौन करता है? साथ इंश्योर करता है। इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। साथ स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट? ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो आगे देखते हैं साथ क्या बोल रहा है। The program for sustainable action for transforming human capital focuses on two main sectors. किन दो सेक्टर्स पे अगर अपन बात करें, साथ दो मेन सेक्टर्स पे क्या करता है? फोकस करता है। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या करता है? काम करता है, और हेल्थ सेक्टर के लिए भी। चलो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग CS बन गए, राइट। CS बन गए, बट पढ़ाई करते करते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोग्राम, आपको लगेंगे 3 से 4 साल, जो भी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सारी चीज़ें मिला के आप एक एस्टिमेटेड फिगर पकड़िए 4 इयर्स, राइट। 4 इयर्स के अंदर आप एजुकेशन, आपने डिग्री तो हासिल कर ली, बट आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट। और उसके ही साथ साथ आपको क्या हो रही है? कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, एक्सर्शन हो रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो साथ क्या करता है? आप पढ़ें भी, प्लस साथ में आपकी हेल्थ भी जो रहे, क्या रहे? सही रहे। क्योंकि पढ़ लिए बट अगर आप काम ही नहीं कर सकते तो क्या होगा? इस इनिशिएटिव का, इस इंस्टीट्यूट का जो सोल पर्पस है वो ही सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये दो मेन सेक्टर्स पे बात करता है, वन इज हेल्थ एंड अदर वन इज एजुकेशन। एजुकेशन देना और लोगों की हेल्थ के बारे में भी क्या करना? ध्यान रखना। तो हेल्थ से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर हॉस्पिटल अमेनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सिर्फ अर्बन सेक्टर में ही नहीं, रूरल सेक्टर में भी, राइट। तो उसके लिए साथ क्या करता है? काम करता है। ये बोल रहा है साथ focuses on two main sectors, education and health, and to build 3 role model states. Means इन्होंने क्या किया? 2 सेगमेंट्स पे फोकस किया। हमने एजुकेशन ले लिया, हमने हेल्थ ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया? 3 स्टेट्स को लिया, ठीक है। अभी आप पूरे ग्रैंड लेवल पे पूरे इंडिया को कवर करना चाहेंगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो साथ इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इसने 3 रोल मॉडल स्टेट्स लिए, जहां पे उन्होंने क्या? नीडेड एफर्ट्स लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। क्या बोल रहा है? ये कौन से हैं 3 स्टेट्स? देखते हैं आगे। आफ्टर एन इलैबोरेट सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन चैलेंज मेथड, 3 states namely Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha were selected for the project, right? साथ ने क्या किया? एक स्ट्रैटेजी अपनाई, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी से, उस टेक्निक से, उस मेथड को फॉलो करके उन्होंने 3 स्टेट्स को सेलेक्ट किया। एक था झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, इनको सेलेक्ट किया गया। The program is being implemented in these states along with knowledge partners. अभी सपोज अगर आप कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट उस प्रोग्राम को फॉस्टर करने के लिए, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका साथ देने को नहीं है कोई भी, ठीक है, आपका कोई बैकबोन नहीं है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अर्ली लेवल पे ही क्वेश्चनेबल हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही साथ को क्या किया? स्पॉन्सर किया, ठीक है। स्पॉन्सरशिप के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। स्पॉन्सर क्या होता है? अगर कोई भी इनिशिएटिव कोई ले रहा है तो आप उस इनिशिएटिव में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या करते हैं? स्पॉन्सरशिप लेते हैं। स्पॉन्सरशिप में आप फंड्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 7 इंस्टीट्यूट को किस किसने स्पॉन्सर किया? फर्स्ट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG ग्रुप। आप देखेंगे आगे, ये जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप काम करेंगे, इन बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में आपको आइडिया होगा। अभी आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर में, यहाँ पे आप तो एक ये 3 स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस चारों स्पॉन्सर्स के नाम, किस किस के साथ मिल के साथ कमिटी क्या करता है? काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG ग्रुप, एंड पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप। पीरामल ग्रुप के बारे में आप सुनेंगे, जो मेनली जो है फार्मा सेक्टर के अंदर है, ठीक है, दवाइयां बनाने का काम करते हैं वो भी। एंड
in consortium with नीति आयोग as a facilitator and coordination in the process. ठीक है, BCG ग्रुप आ रहा है, पीरामल ग्रुप आ रहा है, प्लस यहाँ पे इनका सपोर्ट कौन कर रहा है, साथ का सपोर्ट कौन कर रहा है, नीति आयोग भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। तो हमने अभी तक पढ़ा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये मेनली दो चीजों पे फोकस करता है, विच इज हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसमें 3 स्टेट्स को कवर किया गया। दोस 3 स्टेट्स आर झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। जिसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इस पूरी इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर कर रहा है बीसीजी ग्रुप, विच इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सेकेंड इज पीरामल ग्रुप एंड थर्ड इज नीति आयोग, राइट। ये चीज आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पूरा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months। ठीक है साहब, इन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रोजेक्ट को, ये जो 3 स्टेट्स का मॉडल प्रोजेक्ट था, इसको 3 phases में इन्होंने क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। और पूरा ही ये पीरियड कितने टाइम का था, 30 month का था। कमिंग टू एन एंड इन 2020 मीन्स 2020 में इस प्रोजेक्ट का एंड होने वाला है। 2 phases ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन completed and now in the 3rd phase of implementation which will last for 18 months। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये 3 क्या होगा, फेजेस में कवर होगा, जिसका फेज क्या होगा, 30 months का होगा और 2020 में ये कवर होगा। तो अभी तक क्या हो चुका है, 2 फेजेस कवर किए जा चुके हैं, अब 3rd फेज चल रहा है जो कि क्या है, 18 months का है, राइट। दिस इज वेरी इजी गाइज, आप एक बार रीड करेंगे, आपको ये एज अ स्टोरी फॉर्म में, ये अभी कंप्लीट करवा के मैं एज अ स्टोरी फॉर्म में एक बार रिवाइज कर दूंगी। तो जब भी आप ये पर्टिकुलर टॉपिक लेके बैठते हैं, आप लेक्चर ऑन कीजिए, आप टाइमिंग नोट करके रखिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से यहाँ तक मैंने कवर करवाया है, एंड लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रिविजन। तो आप उस रिविजन को, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप विद इन 5 minutes क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करके रिवाइज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, ये मेजर अचीवमेंट की बात कर रहा है। क्या बोलता है ये, क्या क्या अचीवमेंट हुए 7 प्रोजेक्ट के। इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। अभी स्कूल्स क्यों लिए यहाँ पे, अरे साहब, अगर आप एजुकेशन सेक्टर को कवर करना है तो जहां से एजुकेशन अपलिफ्ट होती है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन डेप्थ डायग्नोसिस किया, स्क्रूटनी की, सर्वेस किए, ताकि झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल्स हैं उनके बारे में क्या, उनकी क्या पोजीशन है, किस हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, एजुकेशन प्रमोट हो रही है या नहीं, इस चीज को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप रिलीज्ड फॉर ऑल 3 states विच कंटेन क्वार्टरली माइलस्टोन्स कमिटेड फॉर ईच इनिशिएटिव्स। ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया, तीनों स्टेट्स के लिए एक रोड मैप बना दिया। रोड मैप इज नथिंग बट अ प्लानिंग। आपने 12th में बीएस में पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग। तो वैसे ही प्लानिंग में आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग की डेफिनेशन सेज प्लानिंग इज नथिंग बट अ रोड मैप टू द फ्यूचर। तो मीन्स इन्होंने एक प्लानिंग करी, एक रोड मैप बनाया इन तीनों ही स्टेट्स के लिए, राइट, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको क्या किया, क्वार्टरली माइलस्टोन से लिंक कर लिया कि आज सपोज अभी नवंबर चल रहा है, आज से ये स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी प्लानिंग है, तो आज से 3 महीने बाद फरवरी में ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इसके लिए हमने जो भी प्लान किया है वो फुलफिल हो जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही क्वार्टरली माइलस्टोन, क्वार्टरली जो एंड रिजल्ट्स थे उनको टारगेट किया गया और फिर मॉनिटर किया गया कि क्वार्टरली जो हमने टारगेट्स बनाए थे, क्या वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर्स, remediation program, training, monitoring, teacher recruitment, rationalization, institutional reorganization at district and state level and proper utilization of MIS। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IT को भी इंक्लूड कर दिया इन एग्जीक्यूशन मोड सिंस जनवरी 2018, राइट। जनवरी 2018 से इन्होंने क्या करना है, इसको
एग्जीक्यूशन स्टेज पे लेके आए हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर, मतलब ऐसे स्कूल्स, ठीक है, जो कि वीक हैं, ठीक है, जिनके पास नीडेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं है, वहां पे टीचर्स नहीं है वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन वीकर सेक्शन स्कूल्स को, ठीक है, जो कि वीकर हैं, उनको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया ऐसे स्कूल्स के साथ जिनका मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, वहां पे पढ़ें, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्कूल्स को मर्ज कर लिया ताकि क्या हो, मिलकर आप क्या कर सके, एजुकेशन को और फॉस्टर कर सकें और प्रमोट कर सके, टीचर्स को नीडेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, रिक्रूट किया गया टीचर्स को, जहां पे भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम थी वहां पे रिक्रूट किया गया, चाहे अब आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले लें, स्टेट लेवल पे भी ले लें, ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन के स्टेज में है सिंस 2018 जनवरी, तभी तो ये खत्म होगा इन 2020, राइट। अपन ने ऊपर देखा कि ये 3 फेजेस में चलेगा, 30 मंथ्स का है, जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ था, 30 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड। अभी प्रोग्रेस कौन मॉनिटर कर रहा है इस प्रोजेक्ट की, विच इज NSG, विच इज नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप एंड सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एट नेशनल लेवल एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एट स्टेट लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पे अगर आप बात करेंगे, एक तो मॉनिटर कौन कर रहा है, नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप मॉनिटर कर रहा है। अगर आप इसको सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो CPMU मॉनिटर कर रहा है, स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो SPMU मॉनिटर कर रहा है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बी अटेंटिव गाइज, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कंटिन्यू मैं बोल रही हूँ, देर इज नो क्रॉस इंटरैक्शन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक जगह फोकस करके मेरे को सुने जाना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई होप दिस कोरोना एंड सून, बट अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, ठीक है। हमने पढ़ा साथ क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो मेजरली 2 सेक्टर्स पे क्या करता है, फोकस करता है, वन इज हेल्थ एंड सेकंड वन इज एजुकेशन। और इन्होंने अपने रिसर्च से क्या किया, 3 स्टेट्स को सेलेक्ट किया, वन इज झारखंड, देन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। और इन स्टेट्स को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, 7 को स्पॉन्सर कर रहा है BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, पीरामल फाउंडेशन विथ नीति आयोग, राइट। अब इस प्रोजेक्ट को लाया गया किस फेजेस में, 3 फेजेस में, 3 फेजेस के अंदर ये कवर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, ठीक है। 30 महीने के अंदर ये कवर होगा, जो कि एंड होगा 2020 में। 2 फेजेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और लास्ट फेज चल रहा है जो कि कितने मंथ्स का है, 18 मंथ्स का है। उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स यहाँ इन्होंने बताया, ये अचीवमेंट्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड इसने बोला कि ये एग्जीक्यूशन में कब से है, जनवरी 2018 में। इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, टाइम टू टाइम, विच इज NSG, विच इज नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप। किसके साथ, सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो CPMU, विच इज सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, और स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, राइट। तो अभी तक अपन ने एक नीति आयोग कंप्लीट किया है, एंड नेक्स्ट इज 7 हमने कंप्लीट किया है, राइट। अभी तक गाइस कोई भी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, शैल आई प्रोसीड या ब्रेक लेना है? सो शुड आई प्रिज्यूम कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी पॉइंट में? शैल आई प्रोसीड गाइस, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, सो द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो अपन कवर करेंगे विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
MCA। इस चैप्टर, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज आपको, एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया था। क्या दिया था कि कंपनीज ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, समथिंग इज रियली रॉन्ग विद दिस पेन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई भी कंपनी इंडिया में बनानी है, राइट, आपने सुना होगा कि कंपनीज रजिस्टर हो जाती हैं, बट बहुत सारी कंपनीज, या आप अभी आगे पढ़ेंगे जब आप कंपनीज एक्ट इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब कोई भी कंपनी एक पिक्चर में आती है रजिस्ट्रेशन होकर, ठीक है, वो अपने नीडेड एक्टिविटीज के लिए रजिस्टर होके काम करना जब मार्केट में स्टार्ट करती है, तो ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्कैम्स करती हैं, राइट। आपने किंगफिशर का विजय माल्या वाला स्कैम सुना होगा, या आपने अभी एक रीसेंट आई थिंक आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो प्लीज आपके एग्जाम्स के बाद ये चीज देखना, जो आपको स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज वगैरह देगी, ठीक है। स्कैम 1992 जो हुआ था, ठीक है, ऐसे स्कैम मार्केट में हो रहे हैं, लाइक विजय माल्या वाला स्कैम, ठीक है, जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए क्या थे, मार्केट के लगे हुए थे। तो अगर इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होगी, तो क्या लगता है आपको, ऐसे स्कैम तो आए दिन होते रहेंगे, राइट। ओके, तो ऐसे स्कैम तो क्या होते रहेंगे, आए दिन होते रहेंगे। अगर रेगुलेशन मींस एमसीए के होते हुए भी ऐसे स्कैम हो रहे हैं, ठीक है, विच आर वेरी लेस इन नंबर्स बट स्टिल दे आर देयर, हो रहे हैं। और अगर एमसीए नहीं होता, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती पिक्चर में, तो आपको क्या लगता है, कंपनीज जो रजिस्टर हुई थी, जिस चीजों का प्रॉमिस करके, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, राइट, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को, हर कंपनी लिस्टेड नहीं होती, राइट, तो अपनी कंपनीज को लिस्ट करवाने के लिए, और वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो अपन लेंगे उसमें पढ़ेंगे, बट फॉर अभी के लिए कंपनीज अपना जो प्रोस्पेक्टस में उन्होंने जो चीजें दिखाई हैं, ठीक है, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जो वो ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में करने वाली हैं, वो ट्रू और फेयर मैनर में कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये क्या इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हुई है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, टाइम टू टाइम अलग अलग लॉज लाता है, ठीक है, उनके ऊपर क्या करने के लिए, नजर रखने के लिए, ये देखने के लिए कि जिन ट्रांजैक्शंस को वो करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रॉमिस किया था, क्या वो ट्रांजैक्शंस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। कुछ गलत काम, ऐसा कुछ इमोरल एक्टिविटी तो कंपनी में नहीं हो, इसलिए एमसीए क्या करता है, कंपनीज को रेगुलेट करता है। क्या बोल रहा है, द मिनिस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करता है टाइम टू टाइम। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई लॉ है, ठीक है, जिसको विथ चेंजिंग एनवायरमेंट अमेंड करने की जरूरत है, तो वो अमेंडमेंट्स लाता है, एडमिनिस्टर करता है। द कंपनीज एक्ट 1956, तो स्टार्टिंग में ये 1956 के साथ हुआ था, देन अभी 2013 है अगर आप आगे आते हैं तो, और अगर आप पीछे जाते हैं तो आई गेस 1912 कुछ कंपनीज एक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, हुआ करता था, देन 1956 हुआ, एंड नाउ 2013, जिसको एमसीए क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करता है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड अदर अलाइड एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अलाइड इज जुड़े हुए एक्ट्स जो हैं उनके साथ क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, रेगुलेट करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, अमेंड करता है। फ्रेम्ड अंडर मेनली फॉर रेगुलेटिंग फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। The ministry is also responsible for administering the Competition Act 2002.
आई एम श्योर गाइज आपने बीएस में ये कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ा होगा, 12th का टॉपिक है ये, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिटी क्लियर अबाउट इट, 12th है या 11th में आपने पढ़ा होगा। सोल पर्पस कंपटीशन एक्ट का क्या था कि कंपटीशन जो है कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े मार्केट के अंदर कंपटीशन में, ठीक है, कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सके। तो कंपटीशन एक्ट को जैसे अपन ने देखा कंपनीज एक्ट को कौन रेगुलेट करता है, एमसीए रेगुलेट करता है, वैसे ही कंपटीशन एक्ट को एक रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है विच इज सीसीआई, विच इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो ये इंश्योर करती है कि मार्केट में कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी किसी भी चीज का क्या नहीं कर सके, अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सके, ठीक है। उसके लिए कंपटीशन एक्ट को भी यहाँ पे क्या किया गया, पिक्चर में लाया गया, जिसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, to promote and sustain competition in markets, to protect the interest of consumer through the commission set up under the act, right। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कंपटीशन एक्ट को कौन रेगुलेट करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। Besides, it exercise supervision over the 3 professional bodies, means MCA सिर्फ कंपनीज एक्ट को, कंपटीशन एक्ट को एडमिनिस्टर नहीं करता है, इसके अलावा 3 प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनको क्या करता है, सुपरवाइज करने का काम। सुपरविजन इज नथिंग बट ध्यान रखना, ठीक है। इन 3 प्रोफेशनल बॉडीज को सुपरवाइज करने का काम करता है। कौन कौन सी बॉडीज हैं ये, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसको बोलते हैं, ऐसे ही अपना इंस्टीट्यूट है एक ICSI विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड ICAI which is Institute of Cost Accountants of India। इन 3 प्रोफेशनल बॉडीज को भी क्या करता है, MCA सुपरवाइज करता है, which are constituted under the 3 separate acts of the Parliament for proper and orderly growth of professions concerned, ठीक है। The ministry also has the responsibility for carrying out the functions of the central government relating to administration of Partnership Act 1932, Companies Donation to National Funds Act and Societies Registration Act। तो अगर इस पूरे पैराग्राफ को सम अप किया जाए तो ये क्या बोल रहा है, MCA एक ऐसी बॉडी है जो कंपनीज एक्ट को क्या करती है, रजिस्टर कर रही है, रेगुलेट कर रही है। इसके साथ कुछ जुड़े हुए लॉज हैं जैसे LLP एक्ट, ठीक है, जिसको कनेक्ट किया जा सकता है कंपनीज एक्ट में, क्योंकि दोनों ही एक्ट्स में क्या है, एक दूसरे के लिए रेलेवेंस चीजें हैं। तो यहाँ पे LLP को कवर कर लिया उन्होंने, ठीक है। देन उन्होंने क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है कंपटीशन एक्ट को भी। उसके बाद इन्होंने सुपरवाइज का काम भी ले लिया, सुपरविजन का काम भी ले लिया, जिसमें इन्होंने 3 प्रोफेशनल बॉडीज को क्या किया, इंक्लूड कर दिया, विच इज ICAI, ICSI एंड अगेन ICAI विच इज कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड फिर उन्होंने साथ में पार्टनरशिप एक्ट को, एंड जो सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट है, इनको भी क्या कर रहा है, एडमिनिस्टर करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, MCA, ठीक है। The affiliated offices of Ministry of Corporate Affairs are under, अभी ये क्या बात कर रहा है, उन ऑफिसेस की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पे जो MCA के अंडर में है। कौन कौन से ऑफिसेस हैं ये, SFIO, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आज के टाइम में जहां पे इंटरनेट बैंकिंग इतना ज्यादा फेमस है, जहां पे मैं जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि आज फ्रॉड्स होने के कितने सारे तरीके हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। कोई भी पायरेसी करके आपके डेटा को कोई भी हैक कर सकता है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, और वो क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या, एक फ्रॉड के रूप में सामने आ सकता है। तो एक एंटिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था SFIO, ये MCA के अंडर में क्या करता है, काम करता है। द गवर्नमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ मेजर फेलियर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अभी रीसेंट एग्जांपल था येस बैंक का, राइट। तो येस बैंक को तो टाइम पे RBI ने क्या कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको एक
जो लॉस मेकिंग एंटिटी थी, जो कि फ्रॉड में कन्वर्ट हो सकती थी, उससे एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में लाया गया, बैंक्स ने एक्वायर किया एंड बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीजें ना हो, ठीक है, पब्लिक का जो पैसा है स्टेक पे ना रहे, इसलिए उन्होंने SFIO बनाया, जिसमें इन्होंने क्या बोला, फिनोमिनन ऑन वैनिशिंग कमिटी, ऐसी कंपनीज जो रजिस्टर तो हुई थी, ठीक है, बट कुछ काम नहीं कर रही हैं, मार्केट से कब आई कब गायब होगी किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्या वो ट्रांजैक्शंस ट्रू एंड फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में कर रही हैं, या वो रजिस्टर होके कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो आगे जाके फ्रॉड के रूप में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। प्लांटेशन कंपनीज एंड रीसेंट स्टॉक मार्केट स्कैम हैज डिसाइडेड टू सेट अप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है साहब, जो ये बहुत रीसेंट कैपिटल मार्केट में जो अपना स्टॉक मार्केट होता है उसमें आए दिन फ्रॉड्स होते रहते हैं, ठीक है, उन चीजों को देख के या दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो फ्रॉड हो रहे हैं, इन सारी चीजों को, ऐसी कंपनीज जो रजिस्टर तो हो गई, काम नहीं कर रही, कर भी रही हैं तो क्या कर रही हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए, इन स्कैम्स को देखते हुए SFIO को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका पर्पस क्या है, अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। उसका ये पर्पस है कि ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी इज नथिंग बट सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकें, ठीक है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को क्या कर सके, रोक सकें, इसके लिए SFIO को बनाया गया। द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग सिंस 1 अक्टूबर 2013 गाइज। जहां पे भी आपको डेट्स आएंगी वो डेट्स आपको विथ ईयर, विथ प्रॉपर फिगर्स, लाइक यहाँ पे 1 अक्टूबर है तो 2003, 1 अक्टूबर 2003 SFIO को क्या किया गया, पिक्चर में लाया गया। क्यों? ताकि जो रीसेंट इतने सारे स्टॉक मार्केट के स्कैम हो रहे हैं उनके ऊपर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, राइट, ताकि जो जनरल पब्लिक है उनका ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या रहे, बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज जो MCA के अंडर में काम करता है इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया था ऊपर कि CCI क्या करता है, कंपटीशन एक्ट को रेगुलेट करता है, ये इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर, ठीक है, कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कंपटीशन रहे मार्केट में, ठीक है। ये चीज अपन अभी पढ़ते हैं आगे, ये क्या बोल रहा है, Competition Commission of India was established under the Competition Act 2002 for administration, administration के लिए, implementation and enforcement of the act, ठीक है, एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इन्फोर्स मीन्स एक्ट को चलाने के लिए, मतलब जैसा एक्ट बना है उस हिसाब से एक्ट को क्या करने के लिए, चलाने के लिए CCI आया। किसके अंदर वो स्टैब्लिश्ड हुआ, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर स्टैब्लिश्ड हुआ। कब हुआ, मार्च 2009 में, राइट। ऊपर अपन ने देखा SFIO कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1 अक्टूबर 2013 में। ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश्ड हुआ, मार्च 2019 में, जिसके ऑब्जेक्टिव्स की ये आगे बात कर रहा है। देखते हैं एक एक करके। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, ऐसी एक्टिविटीज जो कंपटीशन पे क्या कर रही हैं, एडवर्स इफेक्ट ला रही हैं, उन एक्टिविटीज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, राइट। ऐसी एक्टिविटीज जो कंपटीशन पे नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती हैं, उन एक्टिविटीज को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, उसके लिए क्या करता है, प्रमोट करता है, नीडेड स्टेप्स लेता है कि मार्केट में एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, किसी को भी एक अनड्यू एडवांटेज नहीं मिले किसी भी सिचुएशन का, राइट। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। सी, अभी कंपटीशन इन मार्केट रहे, राइट, बट कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। अभी जैसे सपोज मैं कोई प्रोडक्ट 200 रुपीज में सेल कर रही हूँ, राइट, बट मैंने
एक पर्टिकुलर मार्केट में कार्टेल बना लिया, कार्टेल इज मैंने एक ग्रुप बना लिया मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ मिलके कि यार ये चीज मैं 200 रुपए में बेच रही हूँ, तुम अगर 180 में बेच रहे हो तो मिलके इसको 200 में बेचते हैं या 250 रुपए में बेचते हैं, चलो ठीक है, इससे कम में कोई भी नहीं बेचेगा। तो चाहे मेरे पास से बिके तेरे पास से बिके, कितने में बिकेगा? 250 रुपए में बिकेगा, राइट। बट इसका क्या होगा? इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर की पॉकेट पे जाएगा, राइट। जो चीज कहीं और से 180 रुपीज में मिल सकती है, इस पर्टिकुलर कार्टेल की वजह से उस मार्केट में वो चीज कितने में बिक रही है? 250 रुपए में बिक रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एडवर्स इफेक्ट, कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आए और कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट जो है, जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट ना हो। तो इसके लिए भी क्या करता है? स्टेप्स लेता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करता है। मींस कि आज मुझे एक पर्टिकुलर मार्केट से, फॉर एग्जांपल मदार गेट का एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को उस मार्केट में एक शॉप लगानी है और मुझे कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है, राइट। तो मुझे फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, ऐसा नहीं हो कि मैं उस पर्टिकुलर मार्केट में अपना शॉप स्टैब्लिश कर रही हूं और वो मार्केट वाले मुझे वो काम करने नहीं दे। तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है, राइट। Consequent upon a challenge to certain provisions of the Act and the observations of the Honorable Supreme Court, the Act was amended by the Competition Act 2007, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 repealed and is replaced by the Competition Act। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले एक एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट मार्च 2002 के अंदर जब से आया, सॉरी सितंबर 2009 में जब से वो आया, उससे पहले एक MRTP एक्ट हुआ करता था। हमारे टाइम में हमने वो एक्ट पढ़ा था, मतलब कुछ चेंजेस हमने पढ़े थे उसके, कि जब वो ट्रांजिट होके MRTP एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट में आ रहा है तो क्या क्या चेंज हो गए। सी, अभी कभी भी कोई एक्ट चेंज होता है तो वो बेटरमेंट के लिए चेंज होता है, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं पुराने एक्ट में जिनको चेंज करने के लिए आज के टाइम के अकॉर्डिंग नए नाम के साथ मार्केट में लाया जाता है। तो ऐसे ही एक MRTP एक्ट था जिसका नाम क्या था? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। क्यों इसको चेंज किया गया? क्योंकि जो MRTP नाम से ही पता चलता है, जो एक्ट था वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, हर एक चीज के ऊपर रोक लगाने की बात करता था, रादर देन बीइंग फैसिलिटेटिव एक्ट। मींस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हुए एक रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, तो उसको रिप्लेस किया गया, उसको चेंज किया गया विथ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो इफेक्ट में कब से आया? सितंबर 2009, राइट। मींस बन तो 2002 में गया था बट एक्चुअली इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 सितंबर 2009। ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जिसका नोटिफिकेशन डेटेड है अगस्त 2009, मींस नोटिफाई हुआ 28 अगस्त को और 1 सितंबर से क्या हुआ? ये एक्ट लॉन्च हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा MRTP एक्ट का, जिसको लेटर किसने रिप्लेस किया था? कॉम्पिटिशन एक्ट ने, जो 2002 में आया था, विच लेटर गॉट केम इन इफेक्ट इन सितंबर 2009, जिसका नोटिफिकेशन डेटेड था 28 अगस्त। गाइस, डेट्स के ऊपर एक स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी MCQs पिक्चर में आते हैं, डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्या बोलता है? IICA। अब ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट MCA के अंडर में काम करता है, ठीक है। स्टैब्लिश इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स रेलेवेंट टू कॉर्पोरेट रेगुलेशंस। कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए MCA ने एक और इंस्टीट्यूट पिक्चर में लाया, विच इज IICA, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो क्या करता है? कॉर्पोरेटिव कंपटीशन मार्केट में उसको प्रमोट करता है। सी, आप घूम फिर के सारी चीजें पढ़ेंगे कि इतने सारे फंक्शंस अगर गवर्नमेंट के पास हैं तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अलग अलग सेगमेंट्स में उनको अलग अलग नाम में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या सेगमेंट्स, क्या क्या फंक्शंस दिए गए IICA को, विच इज कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है, कॉर्पोरेट एंड कॉम्पिटिशन लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज। मींस IICA क्या इंश्योर करता है? गवर्न करता है कॉम्पिटिशन एक्ट को, इंश्योर करता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है,
प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, मतलब आपने अकाउंट तो कर लिया, किसी चीज को रिकॉर्ड तो कर लिया, बट क्या वो चीज सही है या नहीं उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? थ्रू ऑडिट। तो वो ऑडिटिंग का भी काम करता है। कंप्लायंस मैनेजमेंट विच इज आप लॉ, कानून को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो IICA एक ये चीज भी इंश्योर करता है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, एज पर लॉ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी थ्रू एनवायरमेंट सेंसिटिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आपका बिजनेस जो है सस्टेनेबल रहे, लॉन्ग टाइम तक चले। कैसे चल पाएगा? जब आप आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी का सोचते हुए काम करेंगे। ई गवर्नेंस एंड इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं जो IICA करता है। क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है कॉम्पिटिशन लॉ को, अकाउंटिंग प्रॉपर हो, ऑडिटिंग हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहे, ठीक है, लॉ का कंप्लायंस हो, अपने जो बिजनेस हैं वो सस्टेनेबल रहे, ई गवर्नेंस, इन्फोर्समेंट रहे, जो भी चीजें बन रही हैं वो इन्फोर्स हो रही हैं या नहीं, इन सारी चीजों को ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वन ऑफ द विंग्स ऑफ IICA, द ICLS Academy has the responsibility for conducting the induction and advanced training for probationary officers belonging to Indian Corporate Law Service। सी, जो सिविल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, ठीक है, UPSC के जो लोग एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं उनको एक नीडेड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, राइट, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो IICA का एक डिपार्टमेंट या एक विंग कह लीजिए आप, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ICLS अकेडमी, ठीक है, वो क्या करता है? प्रोफेशनल एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है उन लोगों को जो कि अभी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं। प्रोबेशनरी मींस अभी तक पक्का उनका जॉब, वो जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सिविल सेक्टर में जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो अभी वहां के लिए पक्के एम्प्लॉय नहीं बने हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, राइट। तो उस पीरियड के अंदर जो उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है उस जॉब को सक्सेसफुली करने के लिए, वो ट्रेनिंग क्या करता है? IICA का एक डिपार्टमेंट विच इज ICLS, वो प्रोवाइड करवाता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल द टेक्निकल एंड नीडेड एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, राइट। The institute has been designed with an eye on the future to provide platform for dialogue, interaction and partnership between government, corporate investors, civil society, professionals, academicians and other stakeholders in the emerging 21st century। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे बात कर रहा है। आपको पर्टिकुलरली MCA में क्या ध्यान रखना है कि MCA के इस पैराग्राफ में क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एफिलिएटेड ऑफिसेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसको MCA के अंडर कवर किया गया। तो एक SFIO था, उसका डेट आपको याद रखना है, विच इज 1 अक्टूबर 2003। सेकेंड था CCI, जो कि कब पिक्चर में आया था? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर पिक्चर में आया था। कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले एक MRTP एक्ट हुआ करता था। उस MRTP एक्ट को क्या किया? रिप्लेस किया। रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि वो एक्ट बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, रादर देन बीइंग फैसिलिटेटिव एक्ट। उसको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। रिप्लेस कब किया? कॉम्पिटिशन एक्ट से रिप्लेस किया इन 2002, बट वो एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल इफेक्ट में कब से आया? 1 सितंबर 2009 से आया, जिसका नोटिफिकेशन कब आया था? 28 अगस्त 2009 में उनका नोटिफिकेशन आया था, राइट। अब इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट था IICA, जिसको ठीक है स्टैब्लिश किया था MCA ने। इसके अंदर उसकी रेलेवेंट फंक्शंस अपन ने देखे कि वो क्या करता है, कॉम्पिटिशन लॉ को एडमिनिस्टर करता है, अकाउंटिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो भी नीडेड एक्शंस होते हैं उसको मॉनिटर करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा उसका एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ICLS अकेडमी, जो क्या करता है, जो भी सिविल सर्विसेज के प्रोबेशनल ट्रेनीज होते हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का क्या करता है, काम करता है, राइट। ठीक है, इसके आगे वाला जो टॉपिक है हम 2-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच आई सपोज विल बी द
लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो फर्स्ट हाफ, लाइक अगर 2 आवर्स की क्लास होती है या 1.5 आवर्स, जो जितनी का भी टाइम अपन को रिक्वायर्ड होगा, उसमें अपन ये टॉपिक कवर करके एंड प्रॉपरली क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सो दैट आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कर देंगे एंड जस्ट गिव इट लाइक हाफ एन आवर रीडिंग बाय योरसेल्फ एट होम, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ समझना है गाइज, एक बार समझ में आ गया तो आपको क्रैम करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। इट्स 12:25, 12:30 पे स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू।
शैल आई प्रोसीड? ठीक है, सो द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो अपन देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। सिर्फ इस पर्टिकुलर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, प्रैक्टिकली आप इस चीज का रेलेवेंस आगे जैसे जैसे आप अपने कोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे ना, आगे जाके जब प्रैक्टिकली आप मार्केट में काम करेंगे, ठीक है, कहीं भी जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या बोलता है? ये एक एक्ट था, आप सब अवेयर होंगे। ठीक है, सेबी एक्ट 1992। ठीक है, सेबी एक्ट था जिसका नाम था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने दो इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, एक तो है बीएससी एंड दूसरा है एनएससी। क्या चीज है? बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या चीज है, इनको कैसे सिग्निफाई, कैसे आप इसको जानते हैं? ये क्या है? मार्केट है। किस चीज का मार्केट है? ऐसा मार्केट जहां पे कंपनीज के क्या होते हैं? शेयर्स। कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनको सेल और परचेज किया जा सकता है। राइट, आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो कि लिस्टेड है। कहां पे लिस्टेड है? बीएससी पे या एनएससी पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी आई, रजिस्टर हुई विथ कैपिटल ऑफ, कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी को कैपिटल दिखानी है अपनी 100 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो कंपनी ने क्या लिया? फंड्स रेस करने के लिए। कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है ना, कंपनी क्या करती है? आईपीओ लाती है। नई कंपनी की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा लेना होता है, ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं? अपना आईपीओ लाती हैं, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे? जब कंपनीज मार्केट में क्या करती हैं? अपना आईपीओ लाती हैं, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप पहली बार अगर कोई कंपनी शेयर्स मार्केट में उतार रही है, ठीक है, अपने शेयर्स सेल करके मार्केट से पैसा लेना चाहती है, तो वो क्या, किस फॉर्म में ले सकती है? आईपीओ के फॉर्म में, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरा होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, जो बाद में, मतलब एक बार इशू करने के बाद दूसरी बार आप उसी क्लास के शेयर्स अगर वापस से इशू करना चाहते हैं, फंड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एफपीओ लाते हैं। फर्स्ट टाइम लाते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, तो एबीसी कंपनी लिमिटेड ने क्या किया? 100 करोड़ रुपए का फंड्स उन्हें मार्केट से लेना था। राइट, बट अभी एबीसी कंपनी को तो मार्केट में मैं और तुम कोई भी नहीं जानता, तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? अपना पैसा देके उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे जिसका मार्केट में आज की तारीख में गुडविल जो है वो 0 है? ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल लें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए या आप एसबीआई, एक बैंकिंग जो आज के टाइम में एसबीआई बैंक हर बैंक से कंपेयर, हर बैंक एक एसबीआई बैंक से कंपेयर करता है, ठीक है, विच इज द नंबर 1 गवर्नमेंट बैंक इन इंडिया, उसके शेयर्स हैं, तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली मार्केट में क्रिएटेड है। आप उस गुडविल के बेसिस पे आज उस कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। राइट, आप पैसा लगाना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है ये कंपनी का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, और अगर मैंने पैसा दिया तो मुझे मल्टीप्लाई होके बढ़कर ही मिलेगा। इस इंटेंशन के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं। राइट, बट अभी हमारे एग्जाम्पल में तो एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, वो मार्केट में अभी अभी आया है, शेयर्स उसके एनएससी बीएससी पे लिस्टेड भी नहीं है, तो क्यों कोई पैसा देगा? तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं? आईपीओ लाने के लिए अपना एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाती हैं। क्या होता है प्रोस्पेक्टस में? प्रोस्पेक्टस में बेसिकली उस कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो क्या क्या एक्टिविटीज क्या करेगी, अंडरटेक करेगी, क्या क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं, क्या उनका प्रॉफिट रहेगा, या उनका प्रॉफिट पास्ट में क्या था जब वो मार्केट से पैसा नहीं उठाते थे। ठीक है, लॉस अगर कभी था तो कितना था, लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करा,
क्या उनके फ्यूचर चैलेंजेस हो सकता है ना, XYZ जो भी चीजें होती हैं एक कंज्यूमर के माइंड में, एक इन्वेस्टर के माइंड में, उन सारी चीजों का जवाब कौन देता है? प्रोस्पेक्टस देता है। तो अगर ऐसी कंपनी जो कि NSE और BSE पे लिस्टेड नहीं है पर अपना मार्केट से पैसा क्या करना चाहती है? रेस करना चाहती है, तो वो तो अपने प्रोस्पेक्टस में गलत चीजें लिखेंगी ही क्यों, राइट? सारी अच्छी चीजें लिख लेंगे कि हाँ पास में हमारा इतना इतना प्रॉफिट था, हमने ये चैलेंजेस फेस किए थे, इससे हम ऐसे ऐसे बाहर आए, ठीक है। और पब्लिक किसके ऊपर रिलाय करके ट्रस्ट करेगी? पब्लिक अपना पैसा लगा दे तो, ठीक है, फ्रॉड हो जाए तो। इस चीज के लिए सेबी पिक्चर में आता है, क्योंकि सेबी जैसे एक MCA कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करता है, वैसे ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो पढ़ते हैं ये क्या बोल रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब लॉ को फॉलो करके बनाई गई है, एंड रेगुलेटरी का मतलब है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी मींस लॉ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, एंड कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया जा सके इसलिए बनाया गया है, राइट। इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट मींस कैपिटल मार्केट को, जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट किया जा सके, इसलिए सेबी को क्या किया गया? पिक्चर में लाया गया। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्ट विच इज द अल्टीमेट गोल। सेबी को क्यों लाया गया? कि एंड जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, उनके साथ कोई धोखा नहीं हो जाए, उस धोखे को हटाने के लिए, उस धोखे को प्रिवेंट करने के लिए सेबी क्या करता है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करेगा प्रोटेक्ट? टाइम टू टाइम सेबी क्या करता है? रेगुलेशंस लाता है, ठीक है, जिनको फॉलो करके, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने, आई डोंट नो यू आर अवेयर, बट जस्ट फॉर नॉलेज, आप आगे जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ। लाइक ICDR एक रेगुलेशन है सेबी का। ICDR जब आप कैपिटल इशू करते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। मींस अगर किसी कंपनी को, ठीक है, अपनी कैपिटल को इशू करवाना है, ठीक है, जो कि लिस्टेड है BSE NSE पे, ठीक है, तो उसको ICDR इस रेगुलेशंस को फॉलो करके इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक LODR है विच इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है बट इट वांटेड टू गेट लिस्टेड ऑन NSE और BSE, ठीक है, उसको लिस्ट होना है, तो वो लिस्ट कैसे होगी? LODR रेगुलेशंस को क्या करके ध्यान में रख के लिस्ट होगी, राइट, ठीक है। तो टाइम टू टाइम सेबी क्या करता है? ऐसे रेगुलेशंस लाता है जिससे आप क्या कर सकें? एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें, एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकें, और एंड रिजल्ट क्या हो? इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो स्टेक पे ना रहे, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट। सेबी founded on April 1992, date is important guys, under the SEBI Act 1992, headquartered in Mumbai, India. SEBI has a regional offices in New Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, along with other local regional offices across prominent India. Means अगर आप इसको याद कर रहे हो तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि सेबी को कब सेबी पिक्चर में आया था, कब सेबी स्टैब्लिश्ड हुआ था? स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992, जिसके हेडक्वार्टर्स क्या है? मुंबई में है, बट इसके अलावा दिल्ली में, चेन्नई में, अहमदाबाद में एंड कोलकाता में भी क्या है? इसके ऑफिसेज हैं, और इसके अलावा कहीं लोकल रीजनल ऑफिसेज भी हैं, बट मेनली आपको ये 5 जो हेडक्वार्टर लोकेशन है उसका नाम, और जो 4 हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद, ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? The objective of SEBI is to ensure that Indian capital market works in a systematic manner and provide investors with transparent environment for their investment.
मीन्स ट्रांसपेरेंट, मीन्स पर्दानशी, मीन्स थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, आप क्लियरली देख के सोच के समझ के फिर इन्वेस्ट करें। ये सारी स्टेप्स क्या करता है, सेबी उठाता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। To put it simply, the primary reason for setting up SEBI was to prevent malpractices in the capital market. Malpractices nothing means but fraud, right? Malpractices in the Indian capital market of India and promote the development of capital market. ना ही सिर्फ फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जाएगा, बट कोशिश ये की जाएगी कि इंडियन कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को और क्या कर सके, हम डेवलप कर सकें, ठीक है, अच्छे से डेवलप कर सकें। इसके लिए भी नीडेड एफर्ट्स, नीडेड स्टेप्स जो है सेबी टाइम टू टाइम लेता रहता है। कैसे लेता है, रेगुलेशंस इम्पोज करके, उन रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर कोई काम करेगा तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगी, राइट। द प्रियम्बल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है किसी भी एक्ट का, वो होता है प्रियम्बल। The Preamble of Securities and Exchange Board of India describes the basic functions of the Securities and Exchange Board of India. Means preamble में सेबी का एक बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शंस की कैपिटल मार्केट को डेवलप करना, प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट and for matters connected therewith or incidental thereto, means मार्केट से रिलेटेड, मार्केट से कनेक्टेड जो भी मैटर्स होंगे, ठीक है, वो सारे किसके फंक्शंस में, किसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, सेबी के फंक्शंस में, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर नटशेल में बात करें तो सेबी के फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ सेबी हैज बीन लिस्टेड इन द सेबी एक्ट 1992. सेबी caters to the needs of three parties operating in the Indian capital market. These three participants are mentioned below. ठीक है, issuers of security क्या करवाता है, सिक्योरिटीज को, शेयर्स को इशू करवाने का काम करवाता है, राइट। प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो लोग शेयर सेल कर रहे हैं, मींस कंपनीज, उनके इंटरेस्ट को, प्लस जो लोग कंपनीज में शेयर्स परचेज कर रहे हैं, विच इज इन्वेस्टर्स, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती हैं, अभी अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में एक मर्चेंट बैंकर नाम के लोग होते हैं, राइट। ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स का इशू लाने में हेल्प करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स हेल्प इन इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। इसके अलावा एक अंडरराइटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इशू को सब्सक्राइब करवाने का। अभी शेयर्स तो मर्चेंट बैंकर्स क्या किया उन्होंने, मर्चेंट बैंकर्स शेयर्स मतलब इशू लाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अंडरराइटर्स क्या हेल्प करते हैं, जब इशू आ गया उसको सब्सक्राइब, मींस जब शेयर्स मार्केट में आए वो शेयर्स लोग खरीदें, ठीक है, उसको खरीदने में हेल्प करवाता है, ठीक है। आफ्टर द इशू हैज कम, सब्सक्राइब करवाने में, शेयर्स को परचेज करवाने में, सेल करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और सिर्फ हेल्प ही नहीं, गारंटी भी लेता है कि यार अगर इशू आया और मार्केट में शेयर्स, पब्लिक ने शेयर्स नहीं परचेज किए तो मैं क्या करता हूं, गारंटी लेता हूं कि मैं क्या करूंगा, आपके शेयर्स को सेल करवा के दूंगा। तो सेबी क्या करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिसमें मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, और एक और होता है बैंकर टू इशू। बैंकर टू इशू क्या करते हैं, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था एबीसी लिमिटेड का, राइट। अभी एबीसी लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या एबीसी लिमिटेड मार्केट में जाते जाते अपने ऐसे बोलेगी कि मुझे 10 रुपए का शेयर आप ले लो, 10 रुपए का आप ले लो, 10 रुपए का आप ले लो? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो वो लोकल मार्केट को ही कैप्चर कर सकता है, वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता, राइट।
तो बैंकर टू इशू क्या करते हैं, इससे बेटर आप क्या करो, एक बैंक के साथ सेबी टाई अप कर लेता है कि ये कंपनीज के जो शेयर्स हैं इसका प्रोस्पेक्टस हमने क्या किया है, मार्केट में दे दिया है, और ये बैंक्स की ये ब्रांचेस पे आप जाके क्या कर सकते हैं, उन शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के साथ साथ आप उन शेयर्स को परचेज करने के लिए पैसा भी उन बैंक्स को दे सकते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे, सेबी के पास पहुंच जाता है वो शेयर्स को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो मर्चेंट बैंकर टू इशू, मर्चेंट बैंकर एंड अंडर राइटर्स, ये किसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर आते हैं। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट। अभी जो इसके फंक्शंस थे उसको इन डेप्थ एक बार समझते हैं, विच सेज issuers of securities, companies that issue securities are listed on stock exchange. They issue shares to raise fund. SEBI ensures that issuance of initial public offering, मैंने आपको ऊपर बताया था IPO जो फर्स्ट टाइम इशू लाते हैं वो लोग, and follow up public offers can take place in the healthy and transparent manners, means securities जो कि क्या स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, BSE पे या NSE पे, उस पे सारी चीजें जब वो IPO ला रहे हैं या FPO ला रहे हैं, हेल्दी और ट्रांसपेरेंट वे में हो सके, शेयर्स को इशू करवाने का काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। सोल पर्पस सेबी का यही है कि वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। It is a fact that the capital markets are functioning just because the traders exist. Means companies बेचने के लिए हैं shares, तभी तो capital market चल रहा है। अगर companies के पास अपने shares market में बेचती ही नहीं तो capital market कैसे work करता, right? SEBI is responsible for safeguarding their interest and ensuring that the investors do not become victim of any stock market fraud or manipulation. Means SEBI क्या करता है, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेशंस इंपोज करके प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेशंस होंगी तो फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। SEBI act as a mediator in a stock market to ensure that all the market transactions take place in a secure and smooth manner. It monitors every activity of financial intermediaries such as broker, sub-broker, NBFCs, etc. ठीक है, ये देखा अपन ने ऊपर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मींस फंक्शंस होते हैं सेबी के, सिक्योरिटीज को इशू करवाना, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, किसका, ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का, एंड इंटरमीडियरीज का मींस मिडिलमैन, मीडिएटर का काम करता है सेबी, ठीक है। ठीक है साहब, इसके अंदर लास्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ सेबी। क्या बोल रहा है ये, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज द फॉलोइंग 3 पावर्स। अभी आप अगर इंडिया लेवल पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक ठीक है लेजिस्लेटिव लेवल होता है, ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है, एंड लास्ट इज जुडिशियल लेवल। अगर ब्रॉडर एक क्रस्क फॉर्म में बात की जाए तो लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या होता है, लॉज बनाए जाते हैं, कानून को बनाया जाता है लेजिस्लेटिव लेवल पे, राइट। एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि लेजिस्लेटिव लेवल पे जो लॉज बनाए गए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो इंश्योर किया जाता है। एंड जुडिशियल लेवल पे क्या होता है, जो लॉज बने हैं, ठीक है, उन लॉज का कोई लूप होल का फायदा उठा के कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, जितने भी झगड़े या कोई भी इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियल लेवल का यूज किया जाता है। और जुडिशियल लेवल में बेसिकली कौन आ जाते हैं, कोर्ट्स आ जाते हैं। अब इंडिया में कोर्ट्स कौन कौन से लेवल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, स्पेशल कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, ये सारे जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, मीन्स जुडिशियल लेवल पे आ जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पावर्स क्या क्या दिए गए सेबी को, क्वाजी जुडिशियल।
क्वासी जुडिशियल का मतलब है, क्वासी का मतलब होता है अलाइक, मीन्स उसकी तरह, मतलब किसी चीज की तरह, तो अलाइक जुडिशियल। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल पावर्स कोर्ट को दिए गए चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी चीजों को लॉ का पालन नहीं करता है, कोई भी गलत काम करता है, उस सारी चीजों को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? कोर्ट्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। हियरिंग्स होती हैं प्रॉपर। तो ऐसे ही अगर कैपिटल मार्केट में, ठीक है, अगर कैपिटल मार्केट में कोई फ्रॉड्स हो, कोई झगड़े हो, लॉ को फॉलो नहीं किया जाए तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? तो क्या किया गया, सेबी को एक क्वाजी लाइक जो जुडिशियल पावर्स कोर्ट के पास हैं, वैसे ही पावर्स सेबी को दिए गए कि अगर कैपिटल मार्केट में कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, कोई भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हियरिंग्स बुला सकते हैं, जजमेंट्स दे सकते हैं, राइट। तो रीड करते हैं, ये क्या बोल रहा है। With this authority, SEBI can conduct hearing and pass ruling judgments in cases of unethical and fraudulent trade practices. Means कोई unethical means law को नहीं follow करके, law के loopholes का फायदा उठा के अगर कोई unethical कामों में, गलत कामों में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए SEBI क्या कर सकता है? हियरिंग्स अंडरटेक कर सकता है, जजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे कोर्ट्स करते हैं इंडिया में, वैसे ही सेबी को एक अलाइक पावर, एक क्वाजी पावर दिया गया, ठीक है। कौन सा पावर? जुडिशियल पावर। दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। सी, अगर आपको पता है आपको कोई मॉनिटर करने के लिए है, तो चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगी, राइट, ज्यादा फेयर मैनर में होंगी, और जो भी करेगा वो उस काम को करने की अकाउंटेबिलिटी लेगा, राइट, रिलायबिलिटी रहेगी, कैपिटल मार्केट पे विश्वास कर सकेंगे इन्वेस्टर्स, ठीक है। सेबी पीएसीएल केस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पावर। अब बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे सेबी के अंदर जो जहां पे जजमेंट प्रोवाइड किए गए होंगे, वहां पे एक ये पीएसीएल केस का रेफरेंस दिया गया है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाजी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के लिए मैंने आपको क्या बोला था? कानून बनाना, लॉ बनाना। तो लेजिस्लेटिव में ये क्या बोल रहा है? पावर्स अंडर दिस सेगमेंट, जैसे लॉ, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए, तो एक क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे सेबी को दिया गया कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम जो रिक्वायरमेंट है, जिनको अमेंड करने की जरूरत है, तो सेबी क्या कर सकता है? वैसे लॉ, वैसे कानून कैपिटल मार्केट को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज क्या करवा सकता है? बना सकता है। Powers under this segment allows SEBI to draft rules and regulation for protection of interest of investors. One such regulation is SEBI LODR. मैंने आपको बताया था ऊपर कि regulations होती हैं बहुत सारी जिनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, राइट, LODR। तो अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना है, तो उसके लिए SEBI ने एक रेगुलेशन लाया विच इज LODR। ये 2015 में आया था, ठीक है। तो ये जब भी किसी कंपनीज को अपने शेयर्स लिस्ट करवाने, तो उसको सेबी की इस रेगुलेशन का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इट एम्स एट कंसोलिडेटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग अग्रीमेंट फॉर सेवरल सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक इक्विटी शेयर्स। मींस अब लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएंगे? ऐसे बनाए जाएंगे जो स्ट्रीमलाइन हो विद द एग्जिस्टिंग लॉ। मींस ऐसा कोई नया लॉ नहीं आना चाहिए जो प्रीवियस लॉ को क्या कर सके? ओवर पावर कर सके, राइट। तो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस है, एग्जिस्टिंग जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं ऑलरेडी देयर इन मार्केट, उन लॉज को क्या किया जा सके? उसके साथ अलाइन करवा के, उसके साथ में चल सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी बनाता है। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशंस फॉर्मुलेटेड बाय सेबी एम्स टू कीप एनी माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज एट बे। मींस अवॉइड कर सके अपन उसको, राइट। तो ये हमने देखा क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड लास्ट इज क्वाजी एग्जीक्यूटिव। मींस लॉ बन गए लेजिस्लेटिव लेवल पे, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूशन जरूरी होता है, जुडिशियल जरूरी होता है, ऐसे ही सेबी के अंदर भी अगर लेजिस्लेटिव लेवल पे क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर दिए गए कि लॉ बन गया, उनका एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर सेबी को
दिया गया कि लॉ बन गया तो एग्जीक्यूशन भी होने का पावर आपके पास है, आप एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, राइट? क्या बोल रहा है ये? SEBI is authorized to file a case against anyone who violated rules and regulation. It is empowered to inspect books and other documents as well if it find traces of any suspicious activity. Means उनके पास पावर है कि उस पर्टिकुलर चीज में जहां पे उनको शक है, ठीक है, जहां पे उनको डाउट है कि कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, तो उनकी बुक्स को, उनकी डॉक्यूमेंट्स को देखने का पावर सेबी को दिया गया है, राइट? एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सेबी क्या बोला। सेबी आया सेबीज एक्ट में 12 अप्रैल 1992 में, जिसके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, लोकेटेड है मुंबई में, और उसके दूसरे ऑफिसेज हैं चेन्नई में हो, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है एंड कोलकाता में है। उसके बाद द अल्टीमेट पर्पस ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेकेंड, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, इशू लाना, सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करने के लिए जो शेयर्स होते हैं उनका इशू करवाना। देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, मीडिएटर का काम करना, ठीक है। अब पावर्स और सेबी में हमने देखा क्वाजी जुडिशियल पावर्स दिए गए हैं, मींस कोर्ट के जैसे पावर्स सेबी को दिए गए हैं। क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक कोर्ट, जैसे लॉ, इंडिया में लॉ बन सकता है, ठीक है, जैसे लॉ बनता है वैसे ही पावर्स सेबी को दिए गए हैं कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनाना है, रूल्स रेगुलेशंस लानी है, तो सेबी क्या कर सकता है, ला सकता है। एंड लास्ट इज क्वाजी एग्जीक्यूटिव, मींस एग्जीक्यूशन भी करवा सकता है सेबी, और कोई भी माल प्रैक्टिसेस, कोई भी फ्रॉड्स का अगर उनको डाउट है, दे आर सस्पिशियस अबाउट लाइक पर्टिकुलर फ्रॉड इज गोइंग टू हैपन, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी बुक्स को, उनके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट? तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक तक वाइंड अप करते हैं, कल से आरबीआई वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट के लास्ट 3 चैप्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं वो कल मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स पिछले 2 चैप्टर्स में और जो आज अपन ने टॉपिक कवर किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आई विल बी वेरी हैप्पी, आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड आज क्या क्या किया एक बार क्विकली देख लेते हैं। नीति आयोग, जिसका फोरमोस्ट जो गोल था विच वॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने उसके फंक्शंस पढ़े, जिसमें ये 4 फंक्शंस आए और ये वर्टिकल्स में नीति आयोग काम करता है, राइट? देन साथ के अंदर अपन ने देखा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 3 स्टेट्स को कवर किया गया। कब लाया गया? 3 फेजेस में लाया गया। कौन कौन से फेज हो गए? थर्ड स्टेज चल रहा है, 18 मंथ्स में कवर हो जाएगा। एंड उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को मॉनिटर कौन कर रहा है? एनएसजी कर रहा है। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करोगे तो सीपीएमयू, स्टेट लेवल पे एसपीएमयू कर रहा है, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज एक्ट, इसके साथ साथ जो भी अलाइड लॉज हैं, पार्टनरशिप एक्ट ले लो, कॉम्पिटिशन एक्ट ले लो, आप 3 प्रोफेशनल बॉडीज को सुपरवाइज करने का काम कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा जो नीचे 2-3 एक्ट्स दिए गए उनको एडमिनिस्टर करने का काम करता है कौन? एमसीए। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक एसएफआईओ जिसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीसीआई है जो क्या करता है, कॉम्पिटिशन एक्ट को रेगुलेट करता है, एंड देन आईआईसीए है, वो हमने देखा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड हमने अभी देखा, विच इज, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रैल 1992 में आया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में, अगेन 4 सिटीज के अंदर इनके ऑफिसेज हैं, फंक्शंस हैं सेबी के, वो हमने देखे। और पावर्स मेनली क्या क्या है, पावर्स आर रियली इंपॉर्टेंट गाइज, ये आपके एमसीक्यू में एक पावर जरूर आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वाजी जुडिशियल पावर्स दे दिए, क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दिए, ठीक है। तो कल इसके आगे आरबीआई से एक आरबीआई है, देन आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसका एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको लास्ट सेशंस में दिया था, एनसीएलटी है और एनसीएलटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।